मित्रों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ, एक फिर उसी चाइना को लेकर के। ये मेरा सेकंड सेशन है चाइना को लेकर के, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक एक एक व्यक्ति इस देश से चाइना का बाइकाट करके करेगा नहीं, चाइना को अपनी धरती से उसको उखाड़ के फेंकना है हिंदुस्तान से, तब तक ये सीरीज मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। एवरी हफ्ते आपके सामने चाइना को अपने देश से निकालने का आह्वान आप सबके साथ मिलकर के हम और आप करते रहेंगे। और हम और आप अगर किसी चीज़ को ठान लें, हमारे आपके अंदर, हम हिंदुस्तानियों के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम और आप किसी चीज़ को अगर ठान लें तो उसको पूरा करके रहते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बोल करके अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। हर चुनौती एक अवसर है, हर चुनौती एक अवसर है अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए। आइए हम फेसबुक लाइव चाइना बाइकॉट के विषय में चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले जो 1989 में तियानबेन चौक मतलब चाइना का एक स्क्वायर है, उसको तियानबेन चौक बोलते हैं। उस तियानबेन चौक के ऊपर चाइना के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, जिससे लग रहा था कि पूरी चाइना की सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, तो चाइना ने एक रात को एक ऑर्डर निकाला कि सेना जाएगी और उनको उस चौक से, तियानबेन चौक से, उनको एन केन प्रकारेण वहाँ से उन आंदोलनकारियों को, जो सत्याग्रही थे, उनको हटाया जाएगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सेना ने पहले उनके ऊपर मशीन गन से फायर किया, उनके ऊपर गोलियां चलाई। लगभग 1.5 लाख लोग तियानबेन चौक पे इकट्ठा हुए थे। चाइना ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, चाइना की सरकार ने आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि आप किसी भी प्रकार से तियानबेन चौक को खाली करवाइए। पूरा चाइना हिल गया था उस आंदोलन से। 1989 31 जून 1989 से 31 मई 1989 से 4 जून 1989 के बीच में ये वहाँ पे घटना हुई। लगभग उस तियानबेन चौक के ऊपर 10,000 लोगों का कत्ल चाइना ने किया। लगभग 10,000, उसमें से ज़्यादातर जिनका कत्ल किया गया वो छात्र थे। 18 साल से लेकर के 26 साल के बीच के छात्र थे, उनकी हत्या की गई। एक बहुत फेमस हुआ पूरी दुनिया की मीडिया में, एक टैंक मैन के नाम से एक व्यक्ति बहुत फेमस हुआ चाइना का। चाइना से जब नहीं संभल रहा था तो चाइना ने आर्मी के टैंक बुलाए। आर्मी का टैंक वहाँ आया, और आर्मी का टैंक जब आने लगा तो एक व्यक्ति, दुबला पतला सा व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ टैंक के सामने, और टैंक जिधर जिधर जाता था उसके सामने वो व्यक्ति जाता था। और जब वो नहीं माना आंदोलनकारी, तो उसका क्या हश्र हुआ आज तक पता नहीं चला।
चाइना ने लोगों के ऊपर, आर्मी के, अपने लोगों के ऊपर आर्मी के टैंक चढ़ाए और गोलियों से भुनवा दिया। लगभग 10,000 लोगों को भुनवाया। अभी 4 जून को उनकी वर्षी थी। चाइना ने वो सारे लगभग सबूत नष्ट कर दिए, वो दस्तावेज नष्ट कर दिए। हांगकांग हर साल 4 जून को वहाँ जो नरसंहार हुआ था उसकी वर्षी मनाता है। इस बार भी बड़े पैमाने पे हांगकांग के अंदर उस वर्षी को मनाया गया। हम और आप मिलकर के उन पुण्य आत्माओं को, जिनका बलिदान आज नहीं तो कल जरूर उस चाइना के लोगों के काम आएगा। इस चाइना की जो जालिम गवर्नमेंट ने उनके साथ किया, वो जरूर उनका रक्त उस मिट्टी में मिला है और एक दिन उस रक्त से पूरे चाइना के अंदर आवाज़ उठेगी और ये जो आताताई गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का सर्वनाश होना शुरू हो गया है। कोरोना संकट जो पैदा किया पूरी दुनिया में चाइना ने आर्टिफिशियल जैविक हथियार बना करके, उससे पूरे देश, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बना है और उनके लोगों के अंदर भी ये विश्वास पैदा हो गया है कि एक बार हमें फिर उसी आंदोलन को करना है और ये आंदोलन जरूर होगा। हम सभी लोग, सभी भारतीय, सभी सनातनी, सभी हिंदूवादी लोग, उन लोगों जो 10,000 लोग मरे थे, हम अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगे अब हम अपनी बातों को रखते हैं। सबसे पहली चीज़ है, एक चीज़ अपने को करना है, सस्ता लो, महंगा लो, लेकिन चाइना का सामान मत लो। आप सस्ता लो, महंगा लो, लेकिन चाइना का सामान मत लो। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हमको, आपको जो प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र दिया है इस देश के जन जन को, उस मूल मंत्र को अपने हृदय में धारण करके, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरी तरह से साकार करना है और एक एक भारतीय उसके लिए संकल्पित होगा तो ये समय आने वाले 5 सालों में ही पूरा हो जाएगा। आप जिस दिन ये ठान लेंगे कि हमें स्वदेशी सामान ही लेना है। क्यों लेना है? स्वदेशी सामान इसलिए लेना है कि स्वदेशी सामान बनाने वाला, उत्पादन करने वाला, बेचने वाला हमारा आपका अपना है और जो पैसे हम कमाते हैं उसको अपने देश के लोगों को ही देना है। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, लगभग 10,000 लाख, सुनिए ध्यान से, लगभग 10,000 लाख करोड़ रुपया अब तक इन विदेशी कंपनियां हमारे यहां से लूट के ले गई हैं और बदले में हमको, आपको क्या दिया? बीमारियां, दवाइयां, जिससे हम शारीरिक भी बीमार हुए और आर्थिक रूप से भी बीमार हुए। 135 करोड़ लोगों का देश, अगर उसमें से 80-90% लोग ये ठान लें कि हमें स्वदेशी के अलावा किसी भी चीज का यूज नहीं करना है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलवाता हूं, प्रधानमंत्री जी के उन बातों पे आप विश्वास रखिए कि ये देश
विश्व गुरु बनने में सिर्फ 5 साल लगेगा। आप 5 साल दीजिए, 5 वर्ष एकत्रित होकर के एक मंत्र लीजिए और संगठित हो जाइए कि हम 5 वर्ष तक अपनी आदतों में सुधार ले आएंगे और एक भी विदेशी सामान, खास तौर से चाइनीज सामान को, झालर से लेकर के बटन तक, हमारे देवी देवताओं से लेकर के कपड़े तक, मूर्तियों से लेकर के इत्र तक, पेंट से लेकर के टाइल्स तक, पंखे से लेकर के बल्ब तक, रोज की जरूरत की चीजों से लेकर के हमारे हाथ में जो 24 घंटे है मोबाइल से लेकर के, मोबाइल में डाउनलोड होने वाला ऐप से लेकर के, सॉफ्टवेयर से लेकर के हार्डवेयर तक, एक भी चीज चाइना का हम यूज नहीं करेंगे। यह संकल्प लेना है। क्यों लेना है यह संकल्प? संकल्प इसलिए लेना है, हमारे भाई जो चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं, ग्लेशियर से लेकर के 50 डिग्री टेम्परेचर में, चाइना हमारे पैसे अपने यहाँ ले जा करके उन पैसों से 2 चीज करता है। एक तो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, दूसरे हमारे सैनिकों के ऊपर वो अत्याचार करता है। हमारे सैनिक पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन चाइनीजों को, हमको आपको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज चाइनीज क्या करता है, हमारे आपके यहाँ से अपने नकली सामान को बेच करके उस धन से वो पाकिस्तान को पैसे देता है। और पाकिस्तान उस पैसे का उपयोग किस रूप में कर रहा है? पाकिस्तान को जो चाइना पैसे देता है वो पैसे हमारे हैं। हमारे यहाँ जो चाइना सामान बेचता है, उस सामान से वो 5 अरब डॉलर लेके जाता है और उस पैसे से बॉर्डर पे जो 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है और उसी पैसे में से पाकिस्तान का भरण पोषण करता है। और पाकिस्तान उस पैसे से क्या करता है, हमारे आपके यहाँ आतंकवाद पैदा करता है। उसी पैसे से पाकिस्तान हमारे आपके यहाँ आतंकवाद पैदा करता है। और वो आते हैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे, लद्दाख बॉर्डर पे। पिछले 40 सालों से चाइना की रणनीति रही है कि पाकिस्तान का भरण पोषण करो, वहां आतंकवादियों को पालो और उनसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी आर्मी और लोगों को डिस्टर्ब करके रखो। आपने देखा होगा जब यूएन में आतंकवादी घोषित करने की बात आई तो सबसे बड़ा टांग अड़ाने का काम इस चाइना ने किया। आखिर अजहर महमूद जैसे आतंकवादी से इस चाइना को क्या हमदर्दी है? चाइना ऐसी चीजें क्यों किया? वो इसलिए किया कि अजहर महमूद कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक हमको आपको भारत में आतंकवादी भेजने का काम कर रहा था। और उसका पालन पोषण कौन कर रहा है? चाइना। कैसे पालन पोषण कर रहा है? हमारे आपके पैसे से। हमको आपको ये संकल्पित होना है, ये संकल्प लेना है कि हम और आप एक भी चीज चाइना का
इस देश में खरीदेंगे नहीं। किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके हमको आपको उससे पल्लू नहीं छुड़ाना है कि उनके पास यहाँ पे सामान ले आने का जरिया है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का। हमको आपको उस इंपोर्ट के लाइसेंस के बारे में सोचना ही नहीं है। सामान तो तब आएगा जब हम और आप खरीदेंगे। आप 5 साल उसका बायकॉट करके देखिए कि हमारी धरती पे वो किस लिए अपने सामान भेजेगा, और हमारे लोग किस लिए चाइना का सामान लेकर के आएंगे। हम और आप जब खरीदेंगे ही नहीं, हम और आप जब लेंगे ही नहीं, तो उनका सामान कोई क्यों ले आएगा हमारी मार्केट में, हमारे लोग। हमको आपको ये संकल्पित होना है, हमको आपको ये दृढ़ निश्चय लेना है, हमको आपको ये अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भारत की सीमाओं को अखंड रखने के लिए प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए, हमारा जो अखंड भारत का सपना है, उस भारत के सपने को साकार करने के लिए हमको आपको ये जन आंदोलन बनाना है। ये जन आंदोलन हम सरकार के भरोसे बैठ करके नहीं कर सकते। हमको आपको आना पड़ेगा, हमको आपको एक एक व्यक्ति को संकल्पित करना लेना पड़ेगा कि हम और आप चाइना का एक भी सामान यूज नहीं करेंगे और चाइनीज चीजों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हमको आपको खरीदना नहीं है। अपने घर हम थोड़े तकलीफ में रह लेंगे जब तक हमारे यहाँ वो चीजें उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम चाइनीज चीजों पे डिपेंड नहीं रहेंगे और किसी प्रकार नहीं रहेंगे। ये संकल्प लेकर के स्वर्णिम भारत का स्वप्न हमें अब बुनना है। स्वर्णिम भारत के स्वप्न बुनने का सिर्फ एक बुनियादी सोच अपने को विकसित करनी है। वो बुनियादी सोच ये है कि हम चाइना का बायकॉट करेंगे। चाइना का बायकॉट, चाइनीज लोगों का बायकॉट नहीं। चाइना में जो अभी प्रेजेंट में सरकार है उसका, चाइनीज लोगों से हमको आपको हमदर्दी है, वो भी इंसान है, लेकिन चाइना की सरकार से हमको आपको कोई हमदर्दी नहीं रखनी है। क्यों? कि चाइना हमारे देश में आतंकवाद का एक रास्ता तैयार किया था पिछले 40 सालों से। चाइना को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख कैसे आतंकवाद मुक्त हो रहा है। हमको आपको ये चाइना को सबक सिखाना है। हम आप 1 रुपये, सिंगल 1 रुपया चाइना को अपने देश से कमाने नहीं देंगे। ये संकल्प लेकर के हमको आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी इसलिए अपनाना है कि हमारा देश सिर्फ स्वदेशी अपनाने से समृद्ध होगा। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में एक व्यक्ति साइकिल से अपना धंधा स्टार्ट करता है, 2 लोग मिलकर के साइकिल से अपना धंधा स्टार्ट करते हैं और आज 15,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। जानते हैं वो व्यक्ति कौन है? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध स्वदेशी बेच करके। स्वदेशी बेचे, स्वदेशी को उन्होंने मार्केट में उतारा साइकिल से चलने वाले व्यक्ति ने, और आज 15,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा है। एक एक पैसा जो आप उनके यहाँ से खरीदते हो वो भारत के
उत्थान में काम आता है, भारत के भविष्य में काम आता है। उनका नाम है परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। हरिद्वार में 1993 से 1999 तक वो साइकिल से चलते थे, दोनों लोग, आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव जी, और साइकिल से चल के गांव गांव में जाकर के जड़ी बूटियों की दवा बना करके लोगों को देते थे। लोगों के अंदर विश्वास हुआ कि हमारे स्वदेशी में बहुत ताकत है, और उस ताकत को हमने आपने इतना बड़ा किया कि पूरी दुनिया आज रामदेव जी के सामने नतमस्तक है। तो हमको आपको उसी प्रकार अपने यहां जो स्वदेशी है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे घरेलू सामग्री हो, या हमारे जीवन में उपयोगी जितनी भी चीजें हैं, सब हमको आपको स्वदेशी अपनाना है। जब तक हम स्वदेशी नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपने बच्चों को भी गुलाम बनाएंगे और हम भी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सिर्फ एक स्वप्न को, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी ने जो ये मूल मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत का, वो मूल मंत्र एक दिन में, सिर्फ एक दिन में साकार हो सकता है। वो कैसे? आप सोचेंगे कि एक दिन में कैसे वो साकार हो सकता है, तो मैं बताता हूं कैसे साकार हो सकता है। जिस दिन इस देश के लोगों ने सिर्फ ये संकल्प ले लिया, ये संकल्पित हो गए, करने की बात छोड़िए, आप सिर्फ ये संकल्पित हो गए, ये संकल्प ले लिया कि हम विदेशी सामानों का, चाइनीज सामानों का बहिष्कार करेंगे, मानसिक रूप से आप ये संकल्पित हो गए, ये संकल्प आपने ले लिया कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में बनी हुई चीजों का, भारतवंशियों की बनाई हुई चीजों का अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। उसी दिन इस आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न पूरा होने की राह खुल जाएगी। बिना कुछ किए, सिर्फ एक संकल्प से आत्मनिर्भर भारत की राह खुल जाएगी। हम और आप जब संकल्प लेंगे तो मार्ग बनेगा। हम और आप जब संकल्प लेंगे तो मार्ग बनेगा, और जब मार्ग बनेगा तो उस पे हम आप चलने लगेंगे, और जब चलने लगेंगे तो ये देश दौड़ने लगेगा स्वदेशी के लिए। ये देश स्वदेशी को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हमारा अपना स्वदेशी होगा। हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम 135 करोड़ लोग हैं। आप कल्पना करके देखिए, हर व्यक्ति एक आइटम को एक दिन में अगर 60 करोड़ लोग खरीदने लगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। आप सोचो कि आप एक टूथपेस्ट बनाते हो स्वदेशी, एक दिन में 60 करोड़ लोगों ने अगर आपका टूथपेस्ट खरीद लिया तो उस ब्रांड की वैल्यू क्या होगी। और आप देख लीजिए प्रत्यक्ष उदाहरण में स्वामी रामदेव जी का कि उस ब्रांड की वैल्यू क्या हुई। पूरी दुनिया रामदेव जी के सामने आज नतमस्तक है। हमको आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर विपत्ति एक अवसर प्रदान करती है। हर आपदा प्रकृति एक अवसर लेकर के आती है, और हम हिंदुस्तानियों के लिए
प्रकृति ने एक बड़ा अवसर दिया है। उस अवसर का नाम है स्वदेशी आत्मनिर्भर। हमको आपको प्रकृति ने यह अवसर दिया कि हम और आप भारत में स्वदेशी चीजों को इस कोरोना काल में अपनाएं और आने वाले समय को उसके लिए उपयोगी बनाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आंदोलन को हम और आप मिल करके जन आंदोलन बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमारे इनबॉक्स में हैं, आप लोग अपने बिजनेस आइडिया को एक दूसरे से शेयर करिए कि हम और आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से स्वदेशी को अपना करके किस तरह से उसका मार्केट खड़ा कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हर हिंदुस्तानी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या क्या आपके पास आइडिया हैं, किन किन तरह की चीज कल्पनाएं हमारे आपके मन में हैं, उसको आइए और इनबॉक्स में उसको डालिए और पूरे सभी लोग उसको शेयर करिए एक दूसरे का आइडिया। अब मैं कुछ लोगों का सवाल लेता हूं और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी बुद्धि विवेक चलेगा। शुभम जी नमस्कार बेटिंग। मनीषा जी नमस्कार। नंदिता जी नमस्कार, कैसी हैं नंदिता जी। हरीश राउत जी नमस्कार। जयप्रकाश जी नमस्कार। राजा मिश्रा जी नमस्कार। अभिचल भैया नमस्कार। सविता जी नमस्कार। रवि शुक्ला जी नमस्कार। भैया रवि शुक्ला जी, आपका वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आया। आपने जो मीडिया के ऊपर वीडियो बनाया था, लाजवाब। आपने नंगा करके रख दिया आज की मीडिया को। और आपने जो उदाहरण दिए रवि शुक्ला जी, आपने जो उदाहरण दिए बहुत लाजवाब, कि पहले न्यूज सिर्फ दूरदर्शन पे आता था, आज तो एपिसोड बनते हैं और वो पैसे लेकर के। शानदार। वेदांती जी नमस्कार। भैया नमस्कार। संगीता ताई नमस्कार, कैसे हैं। रोहिणी ताई नमस्कार। आप लोगों के सवाल हो तो मैं उसका जवाब देता हूं। ज्योति जी नमस्कार। धर्मेंद्र साहू जी नमस्कार। कुशल मिश्रा जी पूछते हैं, भैया लोकल के लिए वोकल बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लोकल के लिए वोकल बनना तो पड़ेगा ही, लेकिन लोकल के लिए वोकल बनने से पहले ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम और आप ब्रांड को छोड़ें। सबसे बड़ा ब्रांड हम खुद हैं, हम भारतवासी सबसे बड़े ब्रांड हैं, और हम अपनी चीज़ों को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाएंगे। और ख़ास तौर से इन चाइना की चीज़ों को पूर्ण रूप से हम बहिष्कार करेंगे, तभी इस देश का कल्याण होगा। और ये देश जो साधु महात्माओं, संतों, सनातनियों, एक दूसरे से प्रेम करने वाला, एक दूसरे के विश्वास से चलने वाला, तभी हम इस देश को फिर से उस युग में ले जा सकते हैं जो 6वीं शताब्दी से पहले का युग था, जहाँ पे सोने के सिक्के चलते थे, जहाँ पे हर घर सुखी था, हर परिवार सुखी था। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद, एक ही कल्पना है कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा मूल मंत्र ही यही है, स्वदेशी। साधना पांडे जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। भारत माता की जय। संजय भैया भारत माता की जय। शुभम जी नमस्कार। अनिरुद्ध भैया जय हिंद। जय हिंद भैया। रमेश मिश्रा जी भैया प्रणाम, चरण बंदन। इसलिए स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। बिल्कुल भैया, हर
एक अजय पाठक नहीं, करोड़ों करोड़ लोग जब ये संकल्प लेंगे और इस संकल्प को पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में बैठा करके कि हमें कोई भी चीज चाइना की यूज नहीं करनी है, तो मैं आपको बताऊं, जो आपने लिखा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए, प्रचार के साथ साथ अपने जीवन में इसको मूल मंत्र बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमको आपको आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र दिया है, उसको लेकर के आगे चलना है और उसी मंत्र के साथ हमको आपको आगे बढ़ना है। तभी हम चाइना को ये सबक सिखा सकते हैं, उसको घुटने पे ले आ सकते हैं और चाइना के अंदर विद्रोह फैल रहा है। 1962 की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई कि जब इतिहास में आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि चाइना ने 1962 का युद्ध भारत के साथ क्यों किया, जबकि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू ने तो ये नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और वो इसी धोखे में रह गए कि हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन वहां की सरकार किसी की भाई नहीं है, वो तो वामपंथी विचारधारा से चलने वाली जो सरकार है, उसका एक ही मकसद है, जब वो अपने छात्रों को, अपने लोगों के ऊपर आर्मी का टैंक चढ़ा सकती है, मशीन गन से अपने लोगों को भुनवा सकती है। तियानबेन चौक आप सभी लोग गूगल करके देखिएगा कि उस मार्क्सवादी गवर्नमेंट ने, विचारधारा ने, जब वो अपने लोगों के साथ ये अत्याचार कर सकती है कि उनके ऊपर बुलडोजर चलवा सकती है आर्मी का, तो उसके लिए दूसरे देशों के लोग कीड़े मकोड़े से भी बदतर हैं। उनके लिए तो मानवता उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तियानबेन चौक पे 10,000 लोगों के ऊपर मशीन गन और टैंकरों से भुनवा दिया था इस चाइना की सरकार ने। हमको आपको चाइना पे जरा भी तरस नहीं खाना है। ये हमारे यहाँ जो पलने वाले माओवादी और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनके बारे में 1962 का इतिहास उठा करके देखिएगा आप कि 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था, भारत और चाइना का, तो उस समय जो विपक्ष में थी वो कौन सी सरकार थी? यही वामपंथी जो है, ये 1962 में विपक्ष में थे। तब विपक्ष के नेता ज्योति बसु हुआ करते थे। ज्योति बसु ने जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, तो कोलकाता के अंदर चाइना के लिए रैलियां कर रहे थे, चाइना के समर्थन में। आप उस इतिहास को पढ़िएगा गूगल पे निकाल करके। और उस समय खून की कमी हो गई थी आर्मी के लिए देने के लिए, जब 62 में युद्ध चल रहा था। इन माओवादी विचारधारा के लोगों ने एक तरफ रैली कर रहे थे कोलकाता के अंदर चाइना के समर्थन में, और दूसरी तरफ पूरे देश में ये अभियान चला रहे थे कि भारतीय आर्मी को कोई एक बूंद खून नहीं देगा। और उन्होंने अपने पोलित ब्यूरो में यह सुनिश्चित किया
कि भारतीय आर्मी को अगर जो एक भी कार्यकर्ता हमारा खून दिया तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा और उसकी सजा निर्धारित होगी। ये वामपंथी हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। ये जितने तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को बोलते हैं, बड़े बड़े लेख लिखने वाले पत्रकार से लेकर के हमारे गली में रहने वाले वामपंथियों की विचारधारा को आप जानिए। देखिए 1962 के युद्ध में इन्होंने क्या किया था। एक नहीं, अनेकों रैलियां की थी इन्होंने चाइना के फेवर के लिए। आप ये सोचिए, जब पूरा देश 1962 में आर्मी के लोगों के लिए जगह जगह ब्लड बैंक लगा करके उनको अपने खून दे रहा था, तब ये पूरे देश में ये अभियान चला रहे थे कि कोई भी व्यक्ति आर्मी को खून नहीं देगा। ये सीपीआई और सीपीएम के लोग इस तरह का भारत विरोधी अभियान चला रहे थे। हम और आप उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी हमारे नहीं थे, न है। ये देश कभी भी दूसरों से नहीं हारा है। ये देश पे ना मुगलों की हिम्मत थी शासन करने की, ना अंग्रेजों की। ये देश उसी वामपंथी सोचों की वजह से गुलाम रहा, जो वामपंथी 1962 में आर्मी सेना का विरोध कर रहे थे। और कुछ लोगों का जब सवाल लेते हैं भैया। जयशंकर सिंह पूछते हैं, चीन के भारत को जो गीदड़ भभकी किन्हीं कोरोना से सबक ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जयशंकर सिंह जी। पूरी दुनिया ये मान बैठी है, पूरी दुनिया को ये पूर्ण विश्वास हो गया है, सिर्फ मान नहीं बैठी है, कि ये चाइना का आर्टिफिशियल जैविक हथियार है कोरोना। पूरी दुनिया का दबाव जब चाइना के ऊपर पड़ रहा है, तो चाइना ने जो 1962 में किया, अपने लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए युद्ध किया, वही आज चाइना की पूरी दुनिया का दिमाग कोरोना संकट से हट करके भारत पाकिस्तान जो बड़े दो समृद्ध देश हैं, जो बड़ी दो महान शक्तियां हैं, भारत एक महान शक्ति बनकर के जो उभर रहा है, चाइना उसके ऊपर ये डिस्टरबेंस करके सबका दिमाग इस तरफ डाइवर्ट करना चाहता है। लेकिन हमको आपको इस प्रेजेंट सरकार का धन्यवाद देना पड़ेगा। चाइना सोच रहा था कि उनके विदेश मंत्री या जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार एनएसए डोभाल साहब हैं, वो इस वार्ता को लीड करेंगे। जो विदेश मंत्री या डोभाल साहब, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति इस वार्ता को लीड करेंगे और पूरी दुनिया में ये एक मैसेज जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कूटनीति ने उनके मंसूबों पे पूरी तरह से पानी फेर दिया। उन्होंने आर्मी के 14वें कमांड को, जो वहां पे तैनात है, उसी को डिप्यूट किया कि आप बात करेंगे चाइना से, हम नहीं बात करेंगे। ना हमारे मंत्रिमंडल से, ना हमारा कोई बड़ा अधिकारी उससे बात करेगा। और आपको जान करके 1 महीने का जो ये समय गया है, 5 मई से लेकर के 5 जून तक का, उसमें आपको एक विषय जान करके बहुत खुशी होगी।
200 किलोमीटर पीछे हट गया है चाइना कल। 200 किलोमीटर पीछे चाइना कल गया है। और आप देखिए और 2 से 5 दिन में क्या क्या चीजें होती है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, ये 2017 का भारत है। ये घर में घुस के मारेगा, ये 2018 का भारत है, घर में घुस करके उड़ा देगा। ये 2020 का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 135 करोड़ देशवासियों की ताकत का भारत है। ये भारत किसी से डरेगा नहीं। चाइना की जो चाल थी वो 4 दिन पहले से फेल होना स्टार्ट हो गई। चाइना ये मान बैठा था कि भारत के बड़े डिप्लोमेट इसमें आएंगे और वार्ता करेंगे, जिससे पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाएगा और कोरोना संकट से उसका ध्यान मीडिया का हट करके इस पे आ जाएगा, इस संकट पे आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक चाल ने चाइना को धराशाही कर दिया। ये हमारे आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भरा समय है। ये 62 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और कुछ लोगों के सवाल लेता हूं। संजय सिन्हा जी का एक सवाल है, आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए भी क्या ये जरूरी नहीं है कि हमें मेक इन इंडिया को बढ़ाने की जरूरत है? बढ़ाएं। संजय भैया, अगर मेक इन इंडिया को बढ़ाने का प्रधानमंत्री का सपना नहीं होता और मेक इन इंडिया को सक्सेस करने का सपना प्रधानमंत्री का नहीं होता, आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी का स्वप्न नहीं होता, तो उसके लिए जो भारत का हृदय है वो है छोटे उद्योग। उन छोटे उद्योगों को, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, ये 3.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज नहीं मिलता। ये आत्मनिर्भर भारत होने की सबसे बड़ी शुरुआत है, और वो भी बिना गारंटी के वो लोन दिया जाएगा। और तो और 1 साल, यानी जब आपको लोन डिसवर्स होगा वहां से लेकर के 12 महीने यानी 365 दिन तक एक भी रुपए ब्याज के तौर पे नहीं देना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये डिसवर्स होगा, जिस दिन आपको ये लोन मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो किया उसका रिजल्ट जल्दी 6 महीने साल भर के अंदर हमको आपको दिखने लगेगा। मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, जिनको मेक इन इंडिया का मतलब ही नहीं समझता है, ऐसे लोग बोल रहे थे कि जहां देखो वहां मेक इन इंडिया चल रहा है, जहां देखो वहां मेक इन इंडिया का शेर दौड़ रहा है, जहां देखो वहां मेक इन इंडिया चल रहा है। आज उनको ये दर्द हो रहा है, आज उनको ये तकलीफ हो रही है कि आखिर मेक इन इंडिया ये ब्रांड क्यों बन रहा है। जो लोग ऐसे मोबाइल लेकर के जाते थे जगह जगह और बताते थे कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो मेक इन छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेक इन नागपुर मोबाइल बनेगा,
मेक इन गोरखपुर मोबाइल बनेगा, मेक इन बनारस मोबाइल बनेगा। 70 सालों में बीएसएनएल को भी गर्त में डाल दिए और मेकिंग छिंदवाड़ा और मेकिंग बनारस बना रहे थे। मेक इन इंडिया का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो पिछले 5 सालों में उसके अंतर्गत स्टार्टअप के अंतर्गत भारत में 17 करोड़ लोगों ने लोन लिया है मेक इन इंडिया के थ्रू। 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का लोन स्टार्टअप के थ्रू लोगों को दिया गया है। आप सोचिए, जिसने 1 करोड़ का लोन लिया होगा वो कम से कम 2 लोगों को तो व्यवसाय दिया होगा ना। तो ये है प्रधानमंत्री जी की सोच। और अभी जो एमएसईबी को 3.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, इससे छोटे उद्योग धंधे सबके सब चलेंगे। और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनने का स्वप्न जरूर साकार होगा, और उस स्वप्न साकार करने के लिए हमको आपको चाइना का बॉयकॉट करना सबसे बड़ा धर्म है हिंदुओं का बोले तो हिंदुस्तान वासियों का, हर व्यक्ति का ये धर्म है भारतवासियों का कि हमको आपको चाइना के सामान का बाइकआउट करना है। चाइना के सामान को लेना नहीं है, सस्ता लो महंगा लो, मगर चाइना का सामान मत लो। ये नारा हमको आपको करना है। गुड्डू श्रीवास्तव जी, जय श्री राम भैया। शुभम मिश्रा जी का सवाल है, चाइना की सैन्य ताकत के सामने आप भारत को कहां पाते हैं? शुभम जी, चाइना के सैन्य ताकत हो सकता है कि हमसे आपसे भारत की सैन्य ताकत से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन युद्ध साजो सामग्री से, सैन्य साजो सामग्री से जीता नहीं जाता, न लड़ा जाता है। युद्ध लड़ने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है, बलिदान देने की जरूरत पड़ती है, और वो आत्मविश्वास और बलिदान चाइना के किसी भी व्यक्ति में नहीं है। मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं। लेकिन हम भारतीयों के अंदर ये राष्ट्रवाद है। हमारे सैनिकों के अंदर अपनी मातृभूमि के लिए लहू का एक एक कतरा इस मातृभूमि के ऊपर बहा करके उसको सिंचित करने का संकल्प है। और वो आप सदियों से देखते आ रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से भी और अभी भी पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत की आर्मी से ज्यादा बलिदान देने वाला मातृभूमि के लिए भारत के जो लोग बलिदान करेंगे वो दुनिया में कोई भी सैनिक नहीं है। पूरी दुनिया का कोई भी सैनिक नहीं है जो मातृभूमि के लिए जो भारत के सैनिक करते हैं। वो पूरी दुनिया में ये उदाहरण कहीं नहीं मिलता। भारत का एक एक सैनिक अपनी वर्दी को अपनी मां मानता है, अपनी जमीन को अपनी मां मानता है, इस मातृभूमि को अपनी मां मानता है। चाइना के अंदर वो ताकत ही नहीं है। चाइना के लोग
ऐसे ही पूरी आबादी बूढ़े होने की कगार पे है। चाइना के पास जनसंख्या है लेकिन जवान जनसंख्या नहीं है। चाइना के पास बूढ़ी जनसंख्या है और धीरे धीरे और 15 से 20 सालों में चाइना दुनिया का सबसे बूढ़ा राष्ट्र बन जाएगा और भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और रहेगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं शुभम जी कि भारत की आर्मी दुनिया की सबसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, सबसे मजबूत आर्मी है। मैं सद्दाम हुसैन का एक शब्द आपके सामने बोलता हूं। सद्दाम हुसैन ने बोला था कि अगर भारत की आर्मी मुझे मिल जाए, अमेरिका जैसे 10 अमेरिका को मैं परास्त कर सकता हूं। वो ताकत है हमारे सैन्यों में, हमारे भारतीय आर्मी के अंदर। हमको आपको उनके ऊपर गर्व होना चाहिए। पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। दिनेश चौधरी, जय राम भैया, जय श्री राम। अजय भैया, जय श्री राम भैया। धर्मेंद्र दुबे, जय श्री राम भैया। गोलू मिश्रा जी, गोली मिश्रा जी, क्या हम वर्ल्ड का लीड कर सकते हैं? ये गोलू मिश्रा जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल करेंगे भैया, 100% करेंगे। 6ठी शताब्दी के पीछे अगर आप जाकर के देखेंगे तो भारत ही लीड कर रहा था पूरी दुनिया को। हम सनातनी ही लीड कर रहे थे पूरी दुनिया को। और आने वाले समय में भी आप संकल्पित हो जाइए कि 5 साल तक स्वदेशी सामान का हमें उपयोग करना है। हम किसी भी विदेशी सामान या चाइना का उपयोग नहीं करेंगे। मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलवाता हूं, आने वाले 5 सालों में भारत विश्व गुरु बनेगा, सिर्फ एक संकल्प से। रवि शुक्ला जी, भैया नागपुर की मेट्रो को भी लौटाएंगे क्या? भैया आपका सवाल सही है। नागपुर की मेट्रो के लिए अब नई मेट्रो बनेगी, चिंता मत करिए। और वो भी मेक इन इंडिया बनेगी। और आपको ये बता दूं मैं, हमारे लगभग 450 कोच बन करके तैयार हो चुके हैं, वो मेक इन इंडिया के थ्रू। वो मेक इन इंडिया के थ्रू। और जल्द ही सभी चीजें मेक इन इंडिया भी मिलेगी भैया। और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। संजय सिन्हा जी का एक और प्रश्न है। आप अभी भारतीय सेना के 73 दिनों को भूले नहीं होंगे, जब चीन को डोकलाम में पीछे हटना पड़ा। ये नया भारत मुंह तोड़ नहीं, मुंह फोड़ जवाब देगा। बिल्कुल सही भैया, ये भारत मुंह तोड़ नहीं, मुंह फोड़ जवाब देगा। उसका जीता जाता उदाहरण आपने बताया अभी, डोकलाम। सिर्फ डोकलाम नहीं, आप देखिए कि किस प्रकार डोकलाम से तो पीछे हटे ही, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को आप, जिसको पूरी दुनिया भारतीय
राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का संकल्प मानती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति का संकल्प है कि भारत ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया, नहीं तो हम कड़ी निंदा करने वाले देशों में शामिल थे। हम हाथ हिला करके कड़ी निंदा संसद में खड़े होकर के करते थे। और ये एक घटना नहीं है, हजारों घटनाएं ऐसी भारत के साथ पिछले 50-60 सालों में हुई। लेकिन 1980 से जो आतंकवाद पूरे देश में, दुनिया में, पूरे भारत में पैर पसार चुका था, आतंकवाद का कई स्वरूप था। एक जो जम्मू कश्मीर से कि बच्चों को बरगला करके आतंकवादी बनाया जाता था, और दूसरे जो बॉर्डर पार से आते थे, तीसरे जो माओवाद के रूप में ये आतंकवाद खड़ा किया था लोगों ने फंडिंग करके, हथियार दे करके। आप सोचिए कि आखिर 2014 से पहले बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, मॉल, एयरपोर्ट, भीड़ भाड़ वाली जगह चलने में हमको आपको डर क्यों लगता था? क्यों ऐसा लगता था कि अभी बम फूट जाएगा? वही आर्मी थी, वही पुलिस थी, वही देश था। जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया, तो उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूं। 2014 से पहले देश का कोई भी बाजार सुरक्षित नहीं रहता था। कब कहां बम फूट जाए, किस रेलवे स्टेशन पे, किस एयरपोर्ट पे, किस बस के अंदर। 2014 से 2020 के बीच स्वतंत्र रूप से हम कहीं भी आते जाते हैं, और हमारे दिमाग से 2014 के पहले की वो घटना ही खत्म हो गई। और लोग पूछ रहे हैं कि मोदी ने क्या किया। जिस देश में सुरक्षा की भावना ही खत्म हो गई थी, वो लोग ये प्रश्न मोदी के ऊपर खड़ा कर रहे हैं कि मोदी ने क्या किया। आप अपने अंदर झांक करके देखो मोदी ने क्या किया। घर से बाहर जब हम और आप अपने परिजनों को ट्रेन में बैठाते थे, तो सोचते थे कि वहां तक सही सलामत पहुंचेंगे या ट्रेन में बम फूट जाएगा और बोगी उड़ जाएगी। आज वो लोग प्रश्न कर रहे हैं, पिछले 6 सालों में किसी ट्रेन के अंदर एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ, किसी बस स्टॉप के ऊपर एक भी हिंदुस्तान के अंदर बम विस्फोट नहीं हुआ। चिल्लू भर पानी में डूब मरो वामपंथियों, ऐसे सवाल खड़ा करने वाले लोग कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। खुद भी सुरक्षित हो और देश भी सुरक्षित है। और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। रवि शुक्ला जी का एक और सवाल है। आम आदमी कितना भी ऐप को अनइंस्टॉल कर दे, प्रयोग करना बंद कर दे, पर क्या सरकार के पास इच्छा शक्ति है कि आयात व व्यापार रोक सकें? रवि भैया, आप बुद्धिमान आदमी हैं, आप लेखक, विचारक, समाज को जागरूक करने वाले व्यक्ति हो। कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करो। सरकार के ऊपर सब कुछ क्यों छोड़ें हम? हमारा एज ए नागरिक दायित्व तो नहीं है क्या? मैं पहले भी आपको बताया कि आयात करने से हमारे आपके घर में सामान तो आ नहीं जाएगा। सामान लेने के लिए हम और आप दुकान पे जाएंगे और हमको आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हम और आप चाइना के सामान को जब लेंगे ही नहीं, तो आयात कौन करेगा? लाइसेंस से आयात नहीं होता है रवि भैया।
लाइसेंस लेकर के जेब में रखने से कोई आयात नहीं होता है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। इंपोर्ट का सामान तभी आएगा जब यहां डिमांड होगी। हम आप डिमांड ही नहीं करेंगे, चाइना के सामान की लेंगे ही नहीं, तो लाइसेंस लेकर के या आयात निर्यात का लाइसेंस लेके घंटा हिलाएंगे? करेंगे क्या वो? किस काम के उनका? हमको आपको ये संकल्प करना है, सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, हर काम सरकार करेगी। ये किस मानसिकता में हम जी रहे हैं? हमारी आपकी भी तो इस देश के प्रति अपनी जवाबदारी है कि सारी जवाबदारी हम सरकार को चुन करके दे दिए, हम अपने घर में बैठे रहेंगे, सरकार की बुराइयां करते रहेंगे, सब कुछ सरकार करेगी। हमको आपको भारत के नवनिर्माण में ये संकल्पित होना पड़ेगा कि हमारा आपका ऐप थोड़ा खराब भी है, अच्छा बनेगा। हम पहले उनको प्रोत्साहित तो करें, हम और आप उनको इंस्टॉल तो करें। जब इंस्टॉल करेंगे, उनके पास कुछ पैसे आएंगे तो नई चीजें बनाएंगे, नए आविष्कार करेंगे। हम और आप पहले ही उनको होपलेस कर देंगे, अरे सरकार तो आयात पे करती है, सरकार निर्यात करती है, उनको लाइसेंस दे रखी है, तो हम और आप क्यों करें? इस नेगेटिव मानसिकता में जीने की आवश्यकता नहीं है। हमको आपको अपनी मानसिकता पॉजिटिव बनानी है और सरकारों के भरोसे नहीं, हमको आपको अपने लोगों को प्रोत्साहित करना है कि हमारे आपके लोग जो ऐप्स बनाते हैं, जो धंधा करते हैं, वो क्वालिटी में अगर 19-20 भी हो तो भी हम खरीदेंगे, तो भी हम यूज़ करेंगे और क्वालिटी बेहतर करेंगे। वो जब हम खरीदेंगे तो हम पहले ही उनको ये बताने लगे, अरे तुम्हारी तो क्वालिटी ठीक नहीं है, जो चाइना से आया वो क्वालिटी ठीक है। तो हम और आप तो पहले ही उसको अपने आदमी को, अपने भाई बंधु को जमीन में दफन करने का काम कर रहे हैं। हमको आपको इस मानसिकता से बाहर निकलना है। हमारा आपका बंधु, हमारा आपका भाई, हमारा आपके लोग अगर थोड़े बहुत 19-20 भी चीज़ें बनाते हैं तो उनको यूज़ करेंगे और उनको बताएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि भैया हम आपका खरीदेंगे, लेकिन आप क्वालिटी इससे बेहतर करो। करेगा, उसके पास पैसे आएंगे, उसकी कंपनी चलेगी, उसका आत्मबल बढ़ेगा। और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। यश चौहान जी, नमस्कार यश चौहान जी, कैसे हैं आप? एक ही प्रश्न भैया बार बार आप पूछ रहे हो, उसके आगे आइए। बिल्कुल आपकी रवि भैया, आपकी इस बात का मैं कायल हूं। बिल्कुल सही, रवि भैया बोलते हैं, बिल्कुल सही। सिर्फ हम ही कर सकते हैं। भारत पहले भी कृषि में सर्वोत्तम था, अब फिर बनेगा। बिल्कुल बनेगा भैया, इस बात का मैं आपके कायल हूं। इन जो 3 महीनों में हमने आपने सीखा है, वो सिर्फ एक ही चीज़ सीखा है और उसको संकल्पित करना है कि हम और आप जो जिंदा यहाँ बैठे हुए हैं वो किसी चाइना के सामान से नहीं, किसी विदेशी चीज़ों से नहीं, अपने भाइयों, अपने पिता, अपनी माता, अपने देश के किसानों ने जो अन्न पैदा किया, अन्न का भंडार भर के रखा, उसकी वजह से हम और आप जिंदा हैं। हम और आप सारा बिजनेस खत्म होने के बाद भी हमारी आपकी क्षुधा भर रही है और हम और आप एक दूसरे से रूबरू हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इस पूरे भारत के अंदर एक तबके को जाता है, वो है किसान। अगर किसान नहीं होता तो हम और आप जिंदा नहीं होते। हमारी आपकी ये जो सांसें चल रही हो, चलती नहीं, वो सिर्फ इसलिए चल रही है कि हमारे किसानों ने
अन्न का भंडार भर दिया अपनी मेहनत से, तो हमको आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करना है, और खेती को ही हमको आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। अंतर मन से, अंतरात्मा से, ईश्वर से उन्हीं के लिए प्रार्थना करनी है, और सरकार भी करेगी। बिल्कुल संजय भैया बोलते हैं, और संजय भैया बोलते हैं मौजूदा सरकार WHO से लेकर सभी। बिल्कुल भैया, टाइम क्या हो गया? 3-4 हो गए हैं, लगभग 1 घंटे हो गए हैं। जय 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 भैया, आगे बढ़िए। भावी विधायक हमारे भैया, बिल्कुल भैया, आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। रवि भैया, बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल का तो हमारा बहुत ही शानदार कार्यकाल है। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं, कुछ हो तो। बबलू तिवारी, रीवा कर ही बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ। सभी को नमस्कार। और कौन कौन लोग हैं? प्रियंका त्रिपाठी जी नमस्कार, सादर प्रणाम प्रियंका जी। विकास पांडे जी नमस्कार, कैसे हैं विकास भैया? विकास पांडे, महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार जी कब तक विराजमान हो रहे हैं? भैया ये समय इन सब चीज़ों का नहीं है, ये कोरोना काल है, ये सब फैसले जनता करती है, और जनता जो करेगी वो सर्वमान्य है। आकाश बेले जी, जिनको हम आकाश अकेले बोलते हैं, कैसे हैं आकाश अकेले जी? नमस्कार। रोहिणी पंडित जी, जय श्री राम रोहिणी जी। रवि गुप्ता जी नमस्कार, कैसे पूर्व नागपुर? लगभग 1 घंटे हो चुके हैं, हम और आप 1 घंटे से रूबरू हैं। मैं आप लोगों के सामने अपनी 1-2 बातें और कह के अपनी बात को का विराम दूंगा, और फिर अगले रविवार इसी समय फिर हम और आप एक दूसरे से फेसबुक लाइव पे रूबरू होंगे। और तब तक हम लोगों को ये संकल्प लेना है, सस्ता खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे, लेकिन चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। मित्रों, दोस्तों, भारतवासियों, सनातनियों, मैं आप सभी लोगों का इस जन आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रणाम करता हूं, और सभी लोगों को ये संकल्प दिलवाता हूं। हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना है कि मैं 100 लोगों को ये संकल्पित करवाऊंगा कि चाइना के सामान को हम अपने घरों में नहीं आने देंगे। अपने मोबाइल से लेकर के अपने दिनचर्या की चीज़ों से उखाड़ फेंकेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ मैं आपको आने वाले अगले सप्ताह फिर एक दूसरे से रूबरू होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों।